Hello everyone, good evening to all. Welcome to UP PCS स्पेशल बैच। तो आज से हम क्या है यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने बताया था कि पेपर 5 और पेपर 6 का सिलेबस बदल चुका है मेंस का। तो आज से हम पेपर 5 की जो यूनिट 1 है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और वो यूनिट कौन सी है? हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशिएंट सिटीज ऑफ यूपी। तो आज के लेक्चर में हम हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स ऑफ यूपी देखेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है एंशिएंट सिटीज ऑफ यूपी देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बट बिफोर डैट, उससे पहले हम क्या है टॉपिक्स देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ यूपी में हम कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। प्री एंड पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड, इसमें हम क्या है स्टोन एज में यूपी में क्या साक्ष्य मिले थे वो देखेंगे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूपी में क्या साक्ष्य मिले हैं वो सब देखेंगे। देन इसके बाद वैदिक पीरियड आता है। वैदिक पीरियड में हम 4 वेद के बारे में पढ़ते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं ऋग्वेद में वो सब देखेंगे कि यूपी में क्या क्या साक्ष्य थे। देन इसके बाद हम पोस्ट वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, जो महाजनपद थे और कौन कौन से वंश आए महाजनपद के साथ, और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनका क्या वर्चस्व रहा है। और यहाँ पर जो रामायण और महाभारत ये सब देखने वाले हैं। देन इसके बाद हम मौर्यन वंश पढ़ेंगे। मौर्य वंश में जो कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। अशोक के स्तंभ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यूपी में किस जगह पाए जाते हैं, शिलालेख कहाँ कहाँ पाए गए। देन इसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड देखेंगे, यहाँ पर कौन कौन से वंश आए उनके बारे में, और विदेशी आक्रमण हुए जो कुषाण वगैरह आए और इंडो ग्रीक, ये सब यहाँ पर हम देखेंगे। देन इसके बाद गुप्ता पीरियड देखेंगे। गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्त वंश और समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब देखेंगे इन्होंने क्या काम किए और इसको गोल्डन एज क्यों कहा जाता है। देन इसके बाद और जो डायनेस्टीज आई, जैसे पुष्यभूति आई थानेश्वर में, वो सब देखेंगे। कन्नौज क्यों इम्पोर्टेंट था गुप्ता पीरियड के बाद, तो कन्नौज के बारे में देखेंगे। देन इसके बाद क्या है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो यूपी था वहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ वो देखेंगे। देन मुगल पीरियड में क्या क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चर बने वो सब। एंड देन ब्रिटिश पीरियड, इसके लिए एक अलग यूनिट है वो हम वहाँ पर देखेंगे, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल करके एक यूनिट है वहाँ पर, कि फ्रीडम स्ट्रगल कैसे हुआ, 1857 की क्रांति, ये सब वहाँ पर देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली मुगल पीरियड तक देखेंगे, और उसके बाद जो अवध में कैसे राज हुआ वो सब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है प्री एंड पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड। तो अगर बात की जाए यूपी के इतिहास जो है भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जैसे कहते हैं ना कि भारत की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, सेम ऐसे ही अगर हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो यूपी का इतिहास और भारत का इतिहास जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो भारत के इतिहास में चीज़ें मिलेंगी वही यूपी के इतिहास में भी हमको देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चाहे पाषाण युग की बात की जाए या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य, ये सब उत्तर प्रदेश में जरूर देखने को मिले हैं। जैसे डिस्कवरी आर्म्स एंड इम्प्लीमेंट्स की, जो कि स्टोन एज था, पाषाण युग था। पाषाण युग में क्या है जो उत्खनन हुआ वहाँ पर चीज़ें देखने को मिली। मिर्जापुर हो या सोनभद्र हो या बुंदेलखंड वाला एरिया या सराय नहर एरिया रीजन हो, तो यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली हैं। या आलमगीरपुर, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइड थी। हमने जो हिस्ट्री सीरीज थी वहाँ पर पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन था? आलमगीरपुर था। और आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे है? यह हिंडन नदी के किनारे है, जो कि किस मंडल के तहत आता है? मेरठ मंडल के तहत। हमने आप प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जो मेरठ मंडल है उसमें कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। तो एनिमल रिमेन्स, जो जानवरों के अवशेष हैं, वो कहाँ पाए गए? बेलन घाटी में, बेलन वैली में, जो कि कहाँ है? मिर्जापुर। और मिर्जापुर कहाँ है? यूपी में।
बोन आर्टिफैक्ट्स, जो कि हड्डियों के जो अवशेष हैं, हड्डियों के औजार वगैरह, ये कहाँ से मिले हमें? महादहा, जो कि एक जगह है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। चावल के साक्ष्य की बात की जाए तो चावल के साक्ष्य कहाँ मिले? कोल्डी हवा, जो कि कहाँ पर है? इलाहाबाद में। लेकिन अब करंट अफेयर्स, अगर अभी रिसेंट की खोज देखी जाए तो चावल के साक्ष्य पहली बार कहाँ पाए गए? ये लोहरादेव में बताए जा रहे हैं। लोहरादेव कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। तो अगर ऑप्शन में आपको कोल्डी हवा आए तो आप कोल्डी हवा में लगाना, और लोहरादेव आए तो लोहरादेव। अगर दोनों आए तो फिर आपको लोहरादेव चुनना पड़ेगा, क्योंकि ये रिसेंट में अभी इसके बारे में साक्ष्य मिले हैं कि चावल के जो अवशेष थे सबसे पहले कहाँ मिले चावल के साक्ष्य? लोहरादेव, संत कबीर नगर में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो उसका जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट था वो कहाँ पर है? आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे, जिसका उत्खनन किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में। तो ये पॉइंट कुछ याद रखने, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में है, जो कि किससे रिलेट है? प्री एंड पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड से। देन इसके बाद हम वैदिक पीरियड देखेंगे। वैदिक पीरियड में जो उत्तर प्रदेश से क्या क्या चीजें देखने को मिली हैं, तो यहाँ पर हमें सिर्फ ऋग्वेद से ही क्या है जो साक्ष्य मिलते हैं वो ऋग्वेद से ही पाए गए हैं। आर्यन की बात की जाए तो आर्यन जैसे आए थे, ये किधर से आए थे? वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ से आए, और पहले ये कहाँ पर बसे? सप्त सिंधु वाले रीजन में, सप्त सिंधु वाला एरिया में। अब सप्त सिंधु का मतलब क्या है? तो ये एक बार देख लेते हैं। सप्त सिंधु का मतलब है 7 रिवर, जो कि जो इनमें मेन क्या कौन सी रिवर थी? इंडस रिवर, झेलम, सतलुज, चेनाब, रावी, व्यास और सरस्वती, ये 7 रिवर थी, इसलिए इस रीजन को क्या है? सप्त सिंधु रीजन बोला जाता था। इंडस जिसको सिंधु बोला जाता है, देन झेलम जिसको इतिहास में क्या है? वितस्ता रिवर बोला जाता था। इसी वितस्ता रिवर के किनारे युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस का युद्ध, जिसको वितस्ता का युद्ध भी बोला जाता है। देन सतलुज रिवर, इसको सुदूत्री बोला जाता था। चेनाब जिसको अस्कनी रिवर बोला जाता था। रावी जिसको परूषणी रिवर बोला जाता था, परूषणी, यहाँ पर किसका युद्ध हुआ था? सुदास और 10 ट्राइब थी, एक तरफ सुदास थे और एक तरफ कौन थी? 10 ट्राइब थी, 10 जन भी बोल सकते हैं आप, 10 जन। और इनमें जीत किसकी हुई थी? सुदास की जीत हुई थी। देन अगला रिवर है व्यास रिवर, जिसको विप्सा रिवर भी बोला जाता है। और देन नेक्स्ट रिवर है हमारी सरस्वती रिवर। इसीलिए इस रीजन को क्या? सप्त सिंधु रीजन बोला जाता था। तो सप्त सिंधु से होते हुए फिर इनमें जो आर्यंस आए थे, इनमें इंपोर्टेंट कौन थे? पुरु, तुर्वासु, यदु, अनु, द्रुम, ये थे। इसलिए इनको पंचजन बोला जाता था। पंचजन, पंचजन का मतलब 5 जन, मतलब 5 ट्राइब। आप इसको क्या है? 5 ट्राइब बोल सकते हैं। जन का मतलब ट्राइब होता था। तो इनमें इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट कौन सी निकल के आई? भरत, जो भरत ट्राइब थी, भरत जन था, वो निकल के आया। और यही भरत जन आपको महाभारत में भी देखने को मिल जाएगा। तो सप्त सिंधु से होते हुए इसने क्या है? इंपॉर्टेंस इसका कम हो गया। आर्यन क्या है जो सप्त सिंधु रीजन से किसकी तरफ चल दिए? गंगा नदी की तरफ। और इनको ही ये गंगा नदी वाला जो मैदान था ये भा गया था, और ये यहीं पर आकर बस गए। इन्होंने यहाँ पर अपना कल्चर डेवलप किया, लिटरेचर, स्पिरिचुअलिज्म, पॉलिटिक्स, और इन्होंने यहाँ पर ही रूल किया। और यहाँ से ही निकलकर जो वंश थे, कुरु, पांचाल, काशी, ये जो किंगडम्स थे, कौशल, ये सब देखने को मिलेंगे। देन इसके बाद पोस्ट वैदिक पीरियड आता है, और इसमें पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या है? हम रामायण और महाभारत वगैरह जो फेमस ग्रंथ है वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। रामायण में इक्ष्वाकु वंश की बात की गई है, इक्ष्वाकु वंश जो कि कौशल जनपद में था। और जो महाभारत की कहानी है वो कुरु वंश से रिलेटेड है, जो कि कहाँ पर? हस्तिनापुर और उसके आसपास का जो रीजन था उसी से रिलेट करती है।
कौन सा, कुरु। और कुरु कहाँ पर है, ये हस्तिनापुर, ये जो हरियाणा वाला क्षेत्र है, हरियाणा वहाँ पर था। और इसके आसपास ये महाभारत यहाँ पर घूमी है। देन इसमें गौतम बुद्ध, महावीर, मखली, घोषाल, अनेक थिंकर्स आए और जिन्होंने क्या है यहाँ पर एक तरह से उत्तर प्रदेश में क्रांति ला दी थी 6th सेंचुरी BC के आसपास। जो मखली पुत्र घोषाल थे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ। और श्रावस्ती कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। महावीर स्वामी की बात की जाए तो इनका जन्म तो बिहार में हुआ, लेकिन इनके जो फॉलोअर थे वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो जैन स्तूप थे, जैन स्तूप, ये कहाँ है, इनके अवशेष कहाँ देखने को मिल जाएंगे आपको, जो कंकाली टीला है मथुरा में, वहाँ भी देखने को मिल जाएंगे। कंकाली टीला कहाँ, मथुरा वाले क्षेत्र में। अगर बौद्ध की बात की जाए तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, ये इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। लेकिन जो इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था वो कहाँ दिया, सारनाथ में। पहला उपदेश इनका कहाँ, सारनाथ में दिया गया। और सारनाथ कहाँ पर है, सारनाथ भी यूपी में है। बुद्ध को अगर महापरिनिर्वाण की बात की जाए कि बुद्ध का देहांत कहाँ हुआ, तो देहांत, जो बुद्ध का देहांत था उसको क्या है, महापरिनिर्वाण बोला जाता है। महापरिनिर्वाण इनका कहाँ हुआ, कुशीनगर में। और कुशीनगर भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। देन जो ये 16 महाजनपद हमने पढ़े हैं अब तक, 16 महाजनपद में क्या थे, जो 8 महाजनपद कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो टोटल ये 16 महाजनपद हैं, इनमें से क्या है, 7 उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। एक महाजनपद क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उत्तर प्रदेश से बाउंड्री टच करता है, इसलिए इसको भी काउंट कर लेते हैं। किसी बुक में 7 दिया गया है कि यूपी में है, किसी बुक में 8 दिया गया है, तो कंफ्यूज मत होना। तो 7 कौन कौन से थे वो 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। पहला कुरु। कुरु क्या है, ये जो दिल्ली और जो इंद्रप्रस्थ, मतलब दिल्ली और हरियाणा और वेस्ट यूपी वाला क्षेत्र था, तो कुरु क्षेत्र यहाँ पर फैला हुआ था, इसलिए कुरु क्षेत्र कहाँ पर है, ये हरियाणा में है कुरु। और जिसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। ये किससे रिलेटेड है, महाभारत से। तो ये भी यूपी से ही, यूपी इसी में आता था, जो वेस्ट यूपी वाला पार्ट है। आपको बागपत बड़ौत वाला ये रीजन देखने को मिल जाता है, यहाँ से अभी भी अवशेष देखने को मिल जाते हैं महाभारत के। तो पहला कुरु हुआ। देन इसके बाद कौन सा हुआ, पांचाल। पांचाल आपने महाभारत में देखा होगा, ये कहाँ पर है, पांचाल बरेली के आसपास है। तो ये पांचाल है बरेली के आसपास। और जो फेमस सिटी कन्नौज है ये भी यहाँ पर है। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, अहिछत्र या कंपिल्य। तो पांचाली आपने नाम सुना होगा, महाभारत में जो द्रौपदी का नाम था तो वो यहाँ से ही थी, पांचाल नरेश की बेटी थी। देन इसके बाद सूरसेन आता है। सूरसेन कहाँ पर है, ये मथुरा में, मथुरा के आसपास वाला क्षेत्र था। तो सूरसेन महाजनपद यहाँ पर था। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से ही रिलेटेड थे। सूरसेन, ये इसकी राजधानी क्या थी, मथुरा। और इसके जो किंग थे अवंतीपुर थे उस टाइम। देन इसके बाद वत्स आता है। वत्स ये कौन सा एरिया था, इलाहाबाद वाला क्षेत्र है वत्स। और इसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। और यहाँ के राजा कौन थे, उदयन। तो वत्स कौन सा, ये इलाहाबाद वाले क्षेत्र से रिलेटेड था और ये भी यूपी में ही आता था। देन इसके बाद कौशल क्षेत्र आता है, कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद ये अवध वाले एरिया में है। और इसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती या कुशावती भी बोला जाता है। और यहाँ पर राजा उस टाइम कौन थे, प्रसन्नजीत थे। तो वत्स कौन सा एरिया है, इलाहाबाद वाला एरिया है, इलाहाबाद। देन इसके बाद सॉरी, ये वत्स इलाहाबाद वाला और कौशल, हाँ ठीक है। तो कौशल कौन सा था, अवध वाला क्षेत्र है। देन इसके बाद हम देखेंगे मल्ल। मल्ल कहाँ पर है, ये देवरिया वाला क्षेत्र है मल्ल। तो देवरिया वाला क्षेत्र ये भी यूपी में है। तो इसकी राजधानी कुशीनगर, जो कि यूपी में ही है। कुशीनगर में क्या है, भगवान बुद्ध का यहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ। देन इसके बाद काशी है। काशी कहाँ पर है, वाराणसी में। काशी
इसकी राजधानी वाराणसी। ये आज के टाइम में हिंदू धर्म का फेमस स्थल है और ये भी एक साइड था किसका, महाजनपद था, कौन सा, काशी। और उसके बाद एक और है कौन सा, चेदी। ये चेदी जो बुंदेलखंड वाला एरिया है ये यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसकी राजधानी क्या थी, सुक्तामत थी। और जो शिशुपाल थे, श्री कृष्ण के फुफेरे भाई, वो यहाँ से ही थे, चेदी वन से। ये कौन सा क्षेत्र है चेदी, ये बांदा के आसपास देखने को मिल जाता है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। तो ये जो 7-8 है जो हमने देखे हैं महाजनपद, 8 महाजनपद, ये किस कहाँ से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है। 7 डायरेक्टली, और जो ये कुरु हमने देखा ये क्या है, रिलेट है, ये भी जुड़ा हुआ है, वेस्ट यूपी वाला पार्ट इसी से जुड़ा हुआ है। आई होप आपको ये महाजनपद क्लियर हुए होंगे। देन इसके बाद हम मूव करते हैं कहाँ पर, जो मौर्यन पीरियड है उसकी तरफ। अब मौर्यन पीरियड पे जाने से पहले एक बार इसका इतिहास जान लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी थी। देखिए मौर्य साम्राज्य किसका रिजल्ट है, जो हमने हर्यक वंश, आप यहाँ पर हम आपको सिर्फ यूपी के बारे में पढ़ा रहे हैं। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है तो एंशिएंट हिस्ट्री वाले आप हमारे लेक्चर देख सकते हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और यहाँ पर क्या है, नंद वंश, ये 3 वंश हमने देखे हैं। इसके वैदिक काल के बाद ये वंश है। और नंद वंश में भी जो अंतिम रूलर था वो कौन था, घनानंद था। अब घनानंद के बारे में बोला जाता है कि वो एक अय्याश आदमी था। अय्याश आदमी जो अपने नशे में, मतलब मदिरा के नशे में चूर रहता था। अब क्या है कि जो ये नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, यहाँ से क्या है, अलेक्जेंडर का इन्वेजन हो रहा था, जो ग्रीक से, ग्रीक वाला क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए अलेक्जेंडर क्या है, जो सिकंदर भी आप बोलते हैं, वहाँ से इंडिया की तरफ आ रहा था। और उस टाइम पर किसका, घनानंद का शासन था, घनानंद का। और जो तक्षशिला था, तक्षशिला, वहाँ पर कौन थे गुरु, उस टाइम गुरु थे कौन, चाणक्य। अब चाणक्य को भांप गए थे कि सिकंदर आ रहा है, तो चाणक्य किसके पास गए, घनानंद के पास गए। अब घनानंद ने क्या, उनकी बात को अनसुनी कर दी और उनको क्या है, उनका अपमान करके उनको वहाँ से भगा दिया, एक तरह से भेज दिया। तो चाणक्य फिर से अपनी जगह है और उन्होंने वहाँ पर एक बच्चे को खेलते हुए देखा, एक छोटा बच्चा उन्होंने जब देखा और उस बच्चे को उन्होंने क्या है, शिक्षा दी और बड़ा होकर वही बच्चा क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य बना, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। तो ये मौर्य साम्राज्य की नींव से रिलेटेड है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही चाणक्य की मदद से क्या है, फिर घनानंद को हराया और घनानंद को हराकर फिर गद्दी पर कौन बैठा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ से क्या है, मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर आए, चंद्रगुप्त मौर्य, देन इसके बाद बिंदुसार, देन अशोक, फिर और भी रूलर आए और लास्ट रूलर कौन था, बृहद्रथ। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम था, वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश वाला रीजन था, वहाँ पर शांति देखने को मिलती है, मतलब कोई उछल कूद नहीं थी, उथल पुथल नहीं हुई। और उसके बाद फिर बिंदुसार आए, बिंदुसार के बाद अशोक आए और अशोक ने अपने साम्राज्य को काफ़ी फैलाया। और जो अशोक के पिलर हैं, स्तंभ हैं या फिर शिलालेख हैं, वो उत्तर प्रदेश में कहाँ देखने को मिल जाते हैं, सारनाथ में, मेरठ में, कौशाम्बी, इलाहाबाद, मिर्जापुर वाले क्षेत्र में, जो कि सारे रीजन कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में ही हैं। और जो लोयन कैपिटल है जो कि अशोक के पिलर पर इंस्क्राइब्ड है, वो कहाँ पर है, सारनाथ में, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या है, स्टेट एम्बलम चूज किया है। जो राष्ट्रीय चिन्ह की बात की जाए तो राष्ट्रीय चिन्ह भी जो सारनाथ में पिलर है
जो अशोक चक्र है वो लिया गया है राष्ट्रीय चिन्ह, उसी को भारत सरकार ने घोषित किया। और उस टाइम पे मथुरा क्या था, इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया था किसका, कला का, आर्ट का। तो मौर्यन पीरियड में मथुरा की वैल्यू भी बढ़ गई थी। और मथुरा कहाँ है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। और हमने बताया था कि मथुरा अपनी सीमा किससे लगाता है, राजस्थान से। दो जिले बताए थे हमने, मथुरा और आगरा, राजस्थान से अपनी सीमा लगाते हैं। तो आप पिछला लेक्चर भी आप हमारा देख सकते हो अधिक जानकारी के लिए। देन इसके बाद क्या है, पोस्ट मौर्यन पीरियड आया। मौर्य के बाद हम कहाँ पर आए, फिर पोस्ट मौर्यन पीरियड पर। पोस्ट मौर्यन पीरियड में अनेक वंश है, जैसे शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, ये सब देखने को मिले। जो लास्ट रूलर था बृहदर्थ, उसकी हत्या कर दी थी किसने, बृहदर्थ की पुष्यभूति शुंग ने, और शुंग वंश की स्थापना की थी। और शुंग वंश के बाद फिर कर्ण वंश आया। कर्ण वंश का जो शासक था उसको किसने हराया, सातवाहन वंश के ने, सातवाहन वंश की नींव पड़ी। फिर इंडो ग्रीक आए, ये विदेशी थे, इंडो ग्रीक, शक और कुषाण, ये विदेशी आक्रमण हुए। तो उस टाइम इतना डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला उत्तर प्रदेश में। शक ने अपना जो छत्रापास, जो क्षेत्र एरिया बोलते हैं, एक तरह से पार्ट है जो इनका एरिया फैला हुआ था, उसका एक पार्ट कहाँ, मथुरा में भी बनाया। अपना छत्रापा कहाँ पर फैला है, मथुरा रीजन में। और कुषाण के रीजन में मथुरा क्या था, एक इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया था किसका, ट्रेड और कल्चर का। देन इसके बाद गुप्ता पीरियड आया। गुप्ता पीरियड के बारे में देख लेते हैं कि इसकी नींव कैसे पड़ी। तो गुप्ता पीरियड की नींव कैसे पड़ी, देखिए मौर्य साम्राज्य हमने देखा था। मौर्य साम्राज्य क्या है, लास्ट रूलर कौन था उसका, बृहदर्थ था। बृहदर्थ की हत्या किसने कर दी थी, पुष्यभूति शुंग ने। शुंग वंश की नींव पड़ी। देन अनेक वंश आए। तो यहाँ पर एक छोटे साम्राज्य देखने को मिले, छोटे छोटे साम्राज्य आए। तो एक तरह से ये शून्य काल था, ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया इस काल में, इसलिए इसको शून्य काल भी बोला गया। अब शून्य काल को भरा किसने, इसको भरा किसने, वो भरा गुप्त वंश ने। तो गुप्त वंश की नींव पड़ी। और गुप्त वंश के संस्थापक किसको माना जाता है, देखिए किसी किसी बुक में श्री गुप्त को माना जाता है, लेकिन इनके बारे में इतना देखने को नहीं मिलता है। और एक्चुअल जो माना जाता है वो चंद्रगुप्त वन को माना जाता है कि चंद्रगुप्त वन ही क्या थे, संस्थापक थे किसके, गुप्त वंश के। लेकिन कहीं कहीं श्री गुप्त भी देखने को मिल जाता है। और जो ये गुप्ताज थे ये कौन थे, वैश्य थे। और इन्होंने क्या है, इंडिया में जो आर्ट एंड कल्चर है उसमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, मेडिसिन वाले एरिया में। तो इसलिए इसको गोल्डन एज भी बोला जाता है। जो गुप्ता पीरियड था उसको गोल्डन एज ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। तो ऐसे नींव पड़ी किसकी, गुप्ताज की। गुप्ताज में कौन कौन इंपॉर्टेंट थे, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त आदि अनेक रूलर आए। और गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज बोला जाता है किसमें, इंडियन हिस्ट्री में। और यहाँ पर क्या है, जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर यहाँ पर अधिक संख्या में इसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। जैसे स्टोन एज है देवगढ़ का, जो कि कहाँ पर है, झांसी में। और यह ब्रिक टेम्पल हुआ, ये कहाँ है, भीतरगांव, जो कि कहाँ पर है, कानपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये फेमस है उत्तर प्रदेश में, ये दोनों साइड कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और गुप्ता पीरियड के टाइम पर जो मथुरा और वाराणसी थे ये टॉपर थे। यहाँ पर क्या है, हिंदू धर्म के लिए ये फेमस स्थल थे। वाराणसी जिसको क्या है, काशी भी बोला जाता है, और मथुरा, तो ये क्या है, हिंदू धर्म के लिए पूजनीय स्थल थे। तो उसके बाद गुप्ताज के बाद क्या है, गुप्ता के बाद अनेक रूलर आए, जैसे मोखरी कहाँ, कन्नौज में इन्होंने रूल किया। और हर्षवर्धन आए। तो एक बार जो पुष्यभूति वंश था उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो पुष्यभूति जो वंश था इसके संस्थापक कौन थे, पुष्यभूति के प्रभाकर वर्धन थे। इसके संस्थापक प्रभाकर वर्धन।
और इनके दो बेटे थे प्रभाकर वर्धन के, वो कौन कौन थे? एक बेटा था इनका राज्यवर्धन और दूसरा बेटा था कौन? हर्षवर्धन, जिसको हर्ष भी बोला जाता है, हर्षवर्धन। और इनकी एक बेटी भी थी, उसका नाम क्या था? राजश्री, राजश्री। और प्रभाकर वर्धन ने अपनी राजधानी किसको बनाया? थानेश्वर को। थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा वाले एरिया में, हरियाणा में। अब क्या है कि जो इनकी बेटी थी राजश्री, उन्होंने उसकी शादी किसके साथ कर दी? जो मोखरी वंश था कन्नौज वाले एरिया में, मोखरी वंश के गृहवर्मन से उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी, गृहवर्मन से शादी की। अब क्या है, उधर बंगाल की तरफ क्या था? गौड़ साम्राज्य था, वहां पर उसका एक रूलर था शशांक। अब शशांक ने क्या किया? किसकी हेल्प से? देवगुप्त की हेल्प से, देवगुप्त की हेल्प से उन्होंने मोखरी का, जो मोखरी वंश का जो राजा था गृहवर्मन, उसको मार दिया और जो उनकी बहन थी राजश्री, उसका अपहरण कर लिया शशांक और देवगुप्त ने। अब सहायता करने के लिए जो बड़ा बेटा था प्रभाकर वर्धन का, वो गया, उसने क्या है? देवगुप्त को मार दिया, खत्म कर दिया। और जो शशांक है उसने क्या है? जो राज्यवर्धन था उसको मार दिया। तो यहाँ पर फिर लाइट में कौन आते हैं? हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन की एंट्री होती है। हर्षवर्धन ने क्या है? शशांक को मार दिया। अब उन्होंने शशांक को मारकर जो मोखरी वंश था वहां पर गृहवर्मन था, वो तो खत्म हो गए थे। अब कन्नौज को भी किस में मिला लिया? थानेश्वर में ही मिला दिया, कन्नौज वाले एरिया को मिला दिया और कन्नौज को ही हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बना दिया। आई होप ये फ्लो चार्ट आपको समझ आया होगा। एक बार और आपको बता देते हैं कि पुष्य भूति सुंग था, उसका संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन। उसके दो बेटे थे, राज्यवर्धन बड़ा बेटा था, हर्षवर्धन छोटा बेटा था, और एक बेटी थी राजश्री। राजश्री की शादी उसने मोखरी वंश के जो राजा था गृहवर्मन उससे की। अब बंगाल वाले क्षेत्र में गौड़ वंश का शासन था, वहां पर शशांक रूलर था। शशांक ने देवगुप्त की हेल्प से क्या है? जो मोखरी वंश का राजा था गृहवर्मन, उसको मार दिया और जो राजश्री थी गृहवर्मन की पत्नी, उसको किडनैप कर लिया। अब अपनी बहन को बचाने के लिए राज्यवर्धन आते हैं। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया, लेकिन शशांक ने क्या है? राज्यवर्धन को मार दिया। देन इसके बाद फिर हर्षवर्धन की एंट्री होती है। हर्षवर्धन ने क्या? शशांक को मारकर फिर से कन्नौज को अपने में मिला लिया और कन्नौज को ही अपनी राजधानी बना लिया। और कन्नौज कहाँ पर है? कन्नौज है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। जब हम इम्पोर्टेंट एंशिएंट सिटीज पढ़ेंगे तो कन्नौज को डिटेल में देखेंगे। तो कन्नौज को मिला दिया। अब कन्नौज में हर्षवर्धन के बाद में फिर किसका राज है? कुछ टाइम तक जो चंदेल वंश का शासक था यशोवर्मन, उसने भी यहाँ पर राज किया। जो राजपूत थे, राजपूत क्या है? अनेक पार्ट में थे, जैसे राजपूत वंश था, इसमें चौहान भी थे, चौहान, चंदेल, परमार, चंदेल, परमार, सोलंकी, तोमर और राठौर, जिसको राठौर को क्या है? राठौर को गहडवाल भी बोला जाता है। तो जो ये राठौर थे, इनका एरिया कौन सा था? राठौर का कन्नौज वाला एरिया था। इन्होंने यहाँ पर राज किया था कन्नौज वाले एरिया में। किसने? राठौर ने। और जो ये चंदेल थे, इन्होंने बुंदेलखंड वाले रीजन में राज किया था। आपको खजुराहो का मंदिर देखने को मिल जाता है एमपी में, वो चंदेल शासकों ने ही बनवाया था। और जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, जिसमें यूपी के भी पार्ट आते हैं, तो वो किसके अंडर में थे? चंदेल शासकों के अंडर में थे उस टाइम पर। देन इसके बाद ट्रिपार्टाइट देखने को मिलता है। पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहारा, इनमें आपस में ही लड़ाई होती थी। और
राजपूत वंश आया, फिर राजपूत में कन्नौज वाले एरिया में राठौर जो थे उनका शासन था, और चंदेल बुंदेलखंड वाले एरिया में चंदेलों का शासन था। उसके बाद फिर महमूद ऑफ गजनी, जो कि गजनी एक जगह है कहाँ पर, अफगानिस्तान में, वहाँ का शासक था कौन, महमूद। तो वो कहाँ, भारत आया, भारत में उसने तोड़ फोड़ की और काफ़ी धन लूटा। इसके बाद फिर क्या है, जो दिल्ली सल्तनत लाइट में आती है। अब दिल्ली सल्तनत ने के टाइम में क्या है, यूपी में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ इसमें दिल्ली सल्तनत में हम क्या है, जो स्लेव डायनेस्टी देखते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये हम 5 वंश देखने को पढ़ते हैं। यहाँ पर स्लेव में हम क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। खिलजी वंश में हम अलाउद्दीन खिलजी, इनके बारे में पढ़ते हैं। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये देखते हैं। सैयद वंश, इसमें ज़्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है। और जो ये लोधी डायनेस्टी है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, इनके बारे में देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में उत्तर प्रदेश में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन जो तुगलक वंश था, यहाँ जब तुगलक वंश में जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उनकी जो पॉलिसी थी वो क्या है, 5 जो पॉलिसी थी वो क्या है, उन्होंने किया तो अच्छे के लिए, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। और फिर क्या है, वहाँ पर अनेक डायनेस्टी टूट के निकले, जिसमें से एक डायनेस्टी थी सरकी डायनेस्टी, जो कि कौन से वाले एरिया में देखने को मिलती थी, जौनपुर वाले एरिया में। अब सरकी डायनेस्टी ने क्या है, अटाला मस्जिद बनवाई। अटाला मस्जिद ये कहाँ है, यूपी में है। और लाल दरवाज़ा बनवाया, ये भी कहाँ है, लाल दरवाज़ा, ये यूपी में है। तो दिल्ली सल्तनत से सिर्फ ये सरकी डायनेस्टी ही लाइट में देखने को मिली, जो कि कौन से एरिया में है, जौनपुर वाले एरिया में है। देन लोधी वंश में हमने देखा बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लास्ट शासक था, और इब्राहिम लोधी को किसने हराया, बाबर ने। किसमें, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था पानीपत का, उसमें इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने किसकी, मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो बहलोल लोधी को खत्म कर दिया। अब लाइट में कौन आया, बाबर, और बाबर ने किसकी नींव रखी, मुगल शासन की। तो मुगल पीरियड यहाँ देखने को मिलता है। मुगल पीरियड में अगर बात की जाए तो बाबर और हुमायूं, इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन जो असली डेवलपमेंट देखने को मिला है वो अकबर के शासन में या फिर जहांगीर के शासन में, थोड़ा बहुत शाहजहाँ के शासन में, तो ये सब देखने को मिला। अकबर गद्दी पर कब बैठा, 1556 एडी में, और यहाँ इसको इंडियन हिस्ट्री का एक न्यू काल बोला जाता है। जो अकबर था उसने क्या है, आगरा में अपना शासन किया, और कुछ टाइम के लिए फतेहपुर सीकरी को भी इसने अपनी राजधानी बनाया था। अब आगरा क्या है, अकबर से शाहजहाँ तक ये कैपिटल रहा किसका, इंडिया का। लेकिन शाहजहाँ ने फिर कैपिटल को शिफ्ट करके कहाँ पर बना दिया, दिल्ली में, और वो अपनी कैपिटल को दिल्ली ले गए। मुगल पीरियड में हमें कौन कौन से आर्क एंड आर्किटेक्चर, कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्थल देखने को मिलते हैं वो देख लेते हैं। जैसे फतेहपुर सीकरी, ये किसने डेवलप किया, ये अकबर ने यहाँ पर बनाया। देन आगरा फोर्ट भी किसने बनाया, अकबर ने। आगरा का जो किला है सिकंदरा, यहाँ पर अकबर के बारे में देखने को मिल जाता है। अकबर के साथ साथ हमें यहाँ सिकंदर लोधी के बारे में भी देखने को मिलता है, और यहाँ पर हमें कांच महल भी देखने को मिल जाता है, जो कि जहांगीर से रिलेटेड है। अकबर ने एक किला इलाहाबाद में भी बनवाया, और जो ये ताजमहल है ये किसने बनवाया, जहांगीर के बेटे शाहजहां ने। किसकी याद में, मुमताज की याद में बनवाया। और अनेक मस्जिद देखने को मिल जाती हैं, जो किसने बनवाई, औरंगजेब ने। कहाँ पर, मथुरा, वाराणसी और लखनऊ में हमें देखने को मिल जाती हैं। तो उस जो औरंगजेब था, औरंगजेब के बाद अनेक मुगल शासक आए, जिसको हम लेटर मुगल्स भी बोलते हैं, बाद के मुगल्स बोलते हैं। तो उनके टाइम पीरियड में मतलब वीक होता चला गया शासन, और अनेक जो
प्रांत थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। उनमें से एक प्रांत था अवध वाला रीजन। तो अवध वाला रीजन भी क्या है, स्वतंत्र हो गया। कब हुआ देख लेते हैं एक बार। ये 1732 की बात है, जब सादत खान बुरहानुल मुल्क, इन्होंने क्या है अवध को, सादत खान ने या सादत अली खान भी बोलते हैं इनको, इन्होंने अवध को क्या है स्वतंत्र घोषित कर दिया, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। और जो बड़ा इमामबाड़ा है, बड़ा इमामबाड़ा ये किसने बनवाया, ये असफ, जो असफ उद्दौला थे उन्होंने बनवाया। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है, लखनऊ में। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद फिर 1761 में शाह आलम ने क्या है इलाहाबाद को अपनी राजधानी बना लिया। शाह आलम जो मुगल बादशाह थे उस टाइम पर, उन्होंने क्या है इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया। अब 1764 में अवध की गद्दी पर कौन बैठे हुए थे, वहां पर बैठे हुए थे शुजा उद्दौला, शुजा उद्दौला। उन्होंने क्या है वहां पर बंगाल में जो शासक था कौन, मीर कासिम, उसकी हेल्प की। किसमें, बैटल ऑफ बक्सर में, बक्सर का जो युद्ध था उसमें उसकी हेल्प की। लेकिन बक्सर का युद्ध किसने जीता, अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने फिर क्या है शुजा उद्दौला से क्या छीन लिया, जो इलाहाबाद और कारा वाला रीजन था वो शुजा उद्दौला से छीन लिया। देन इसके बाद फिर 1765 में शुजा उद्दौला की फिर से अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई। उस लड़ाई को क्या है जजमाओं का युद्ध बोला जाता है, जजमाओं का युद्ध। इसमें फिर से शुजा उद्दौला हार गए, अंग्रेजों की जीत हुई। और शुजा उद्दौला को क्या है जजमाओं के युद्ध में जो 1765 में हुआ था 50 लाख रुपए का, उस टाइम पर 50 लाख रुपए का फाइन देने को दिया, किसको, अंग्रेजों को। 1774 में अवध के रूलर्स ने अलायंस किया ब्रिटिश के साथ और किसको हरा दिया, रोहिलाज को। जो रोहिलाज थे उत्तराखंड आज प्रेजेंट टाइम में है, तो वहां पर रोहिलाज का शासन था, उनको हरा दिया किसके साथ मिलकर, अंग्रेजों के साथ मिलकर। और 1856 में फिर क्या है डलहौजी ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। डलहौजी ने किसको, अवध को अपने कब्जे में मिला लिया। अब जो अवध का लास्ट रूलर उस टाइम पर कौन था, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। उसको कहाँ जेल में भेज दिया, कहाँ की जेल में, कलकत्ता की जेल में। और उसके बाद 1856 के बाद कौन सी क्रांति हुई, 1857 की क्रांति। यहाँ पर बिगुल बज गया। अब उत्तर प्रदेश 1857 की क्रांति से कैसे रिलेटेड है ये हम सब अगले लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक हमने जो डलहौजी ने अवध वाले रीजन को अपने एरिया, अपने अंडर में ले लिया, वहाँ तक पढ़ा है। अब अगले लेक्चर में हम क्या है इम्पोर्टेंट जो एंशिएंट सिटीज थी वो देखेंगे, इम्पोर्टेंट एंशिएंट सिटीज, उसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद हम 1857 की क्रांति में यूपी का क्या योगदान था वो देखेंगे। ये एक अलग यूनिट है, तो हम इसे एंशिएंट सिटीज के बाद कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। हैव अ गुड डे।